आज हम बीपीएससी 143 ब्लॉक 3 यूनिट 7 में डिस्कस करेंगे स्टेट डेवलपमेंट मॉडल्स यानी रियासती तरक्की के मॉडल्स। इसमें हम देखेंगे स्टेट डेवलपमेंट मॉडल्स के ऑब्जेक्टिव्स, फिर इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसके बाद हम देखेंगे इंडिया की डेवलपमेंट और इसके साथ साथ जो सेंट्रल लेवल से डेवलपमेंट का मॉडल बनाया जाता है, जैसे पहले 5 इयर्स प्लान बनाए जाते थे। इसमें ओवरऑल स्टेट की तरक्की में किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है। उसके बाद डेवलपमेंट हम सब नेशनल लेवल पे देखेंगे, स्टेट लेवल पे देखेंगे और इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या है। फिर इंडिविजुअल स्टेट मतलब स्टेट में हम देखेंगे अलग अलग स्टेट्स के क्या क्या डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, किस तरीके से स्टेट्स जो है डेवलप करना चाहती है अपने वहां के, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो या हेल्थ हो। इन सब चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कुछ स्टेट्स हैं जिनमें ये डेवलपमेंट मॉडल्स जो तरक्की के लिए कुछ इस तरह के फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, जैसे पंजाब मॉडल आ जाएगा, केरला आ जाएगा। पंजाब में अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर काफी हद तक जो है हिंदुस्तान को ये फूड प्रोवाइड करता है, तो इसका बहुत बड़ा पंजाब स्टेट का वीट और राइस में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। केरला का अगर देखा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट और खास करके एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है केरला स्टेट जो है। उसके बाद गुजरात है, तमिलनाडु है और उसके बाद जो अदर्स मॉडल है वो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ स्टेट के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो हम इसके ऑब्जेक्टिव में ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये मॉडल्स जो है या कौन कौन से मॉडल्स हैं जो बनाए गए हैं जिससे हिंदुस्तान की रियासतों की डेवलपमेंट, जैसे कि हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा चैलेंज था आज़ादी के बाद। जब आज़ाद हुआ तो तकरीबन हर चीज़ जो है वो शुरुआत से ही नए तरीके से करनी थी। इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं थी, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि उससे पहले ब्रिटिश यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो उन्होंने दादा भाई नेहरू जी ने जैसे बुक भी लिखी हुई है ड्रेन ऑफ वेल्थ, सब की सब दौलत जो है यहाँ की वो ब्रिटिश ले जाते थे, वहां से प्रोडक्ट बना के फिर हमें उससे दुगनी कीमत में वापस रिटर्न करते थे। मतलब डिक्लाइन था या बर्बाद हो रहा था इंडिया का जो भी हमारा दौलत थी, जो भी सारा सिस्टम था वो एकदम मतलब बर्बाद होता था अंग्रेजों के द्वारा। वो हिंदुस्तान की तरक्की कम चाहते थे, ज्यादा अपना बेनिफिट चाहते थे। तो ये सारे चैलेंजेस थे। जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करता है, उसके बाद इलेक्शंस वगैरह भी होते हैं, फिर ये मॉडल्स बनाए जाते हैं, 5 इयर्स प्लान बनाए जाते हैं जिसके अंदर ये कोशिश करते हैं कि हमें हर एक स्टेट को, ओवरऑल इंडिया को किस तरीके से तरक्की की ओर लाना है। तो उसमें हमने क्या करना है कि देखना है कि कौन कौन से वो तरीके से, कौन कौन से रास्ते थे जो गवर्नमेंट ने अपनाए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स। उसके बाद हम देखेंगे स्टेट्स जो हैं जिनमें जैसे कि केरला मैंने बताया, पंजाब, इनको कंपेयर करेंगे दूसरी स्टेट्स के साथ, जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान वगैरह। बीमारू स्टेट भी ने कहा जाता है जिन्हें लैक ऑफ डेवलपमेंट, और पॉपुलेशन भी यहाँ यूपी और बिहार में खास करके बढ़ रही है, पहले भी बहुत थी और अभी भी बढ़ रही है। तो ये बर्डन है स्टेट के ऊपर। और कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक रहे, चाहे पॉलिटिक्स के हम देखें या ब्यूरोक्रेसी में हुए, तो जिसकी वजह से ये स्टेट्स जो है ज्यादा डेवलप नहीं कर पाई, उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो जो डेवलपमेंट मॉडल्स हमारे पास हैं, डेवलपमेंट मॉडल बताते हैं पॉलिसी ऑफ स्टेट को
जो डेवलपमेंट के रिलेटेड हो और डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को ये कवर करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखेंगे, मतलब डेवलपमेंट के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, उसमें सेंट्रल चाहे कोई इस तरह का फ्रेमवर्क बनाता है जिसमें स्टेट्स की डेवलपमेंट की जाए, या फिर स्टेट इटसेल्फ ही कुछ इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट, लाइक पॉवर्टी हो जाएगा, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ हो गया, इन सब चीजों को डेवलप करना, या फिर एक वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट जिसमें स्टेट जो है गवर्नमेंट हेल्प करती है लोगों को, जैसे ये हमारे पास जैसे राशन वगैरह दिया जाता है लोगों को, पीडीएस सिस्टम से कहा जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो ये वेलफेयर स्टेट आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान या अभी भी जो बीपीएल में लोग आते हैं, ये कैटेगरी बनाई गई है, तो उनको फ्री ऑफ कास्ट भी राशन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वेलफेयर स्टेट जो है हेल्प करती है लोगों की, वो बिलोंग्स टू बिलो पॉवर्टी लाइन फॉर देयर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट। स्टेट्स जो है प्रोवाइड करती है सम असिस्टेंस या कुछ वेलफेयर स्कीम्स। तो इसमें डेवलपमेंट के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं सोसाइटी के अंदर, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा, हेल्थ आएगा, एजुकेशन आएगा, वेलफेयर पॉलिसी इंक्लूडिंग पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब पॉलिसी को, गरीबी को कम करना, तो ये सारी चीजें, और उसके बाद आ जाएगा स्टेट मार्केट्स वगैरह हो गई, ये सब कोशिश की जाती है इस तरह की पॉलिसीज बना के, जिनमें कोशिश किया जाए स्टेट की डेवलपमेंट के लिए। इंडिया के डेवलपमेंट मॉडल जो है वो दो टाइप के मॉडल्स हम देखते हैं। ऑल इंडिया मॉडल्स आ जाएगा, ऑल इंडिया लेवल मॉडल्स आ जाएगा, जो सेंटर के द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दो टाइप के गवर्नमेंट्स हैं हमारे पास, सेंटर एंड स्टेट, यूनियन स्टेट लिस्ट एंड कैनकन लिस्ट। तो अलग अलग पावर दिए गए हैं और स्टेट को, सेंटर को, जिसमें वो पॉलिसी बना सकते हैं, क्योंकि मेन गवर्नमेंट का मतलब यही होता है कि वो काम करे लोगों की भलाई के लिए, लोगों के वेलफेयरमेंट के लिए, लोगों की डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए बनाया जाता है गवर्नमेंट को। मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन रखे, लोग जो है शांति और सुकून के साथ रह सके और अपने आप को डेवलप कर सके। जॉब इसी में आ जाती है, एजुकेशन इसी में आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें मिला के डेवलपमेंट का मतलब हो गया ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये दो तरीके के मॉडल है, कहते हैं कि एक मॉडल जो है ऑल इंडिया लेवल मॉडल है, और दूसरा डिफरेंट स्टेट का मॉडल, जो स्टेट खुद ही बनाती है स्टेट को डेवलप करने के लिए। जो ऑल इंडिया मॉडल्स आ जाएगा वो कहलाता है इंडियन डेवलपमेंट मॉडल, और दूसरे जो है वो डिफरेंट स्टेट के मॉडल्स, उन्हें कहा जाता है डिफरेंट स्टेट मॉडल्स। इस यूनिट में हम यही देखेंगे, इसके बारे में एग्जांपल देखेंगे आगे हम स्टेट्स की, और ये देखेंगे कि कौन कौन से रास्ते, कौन कौन से वो तरीके अपनाए गए हैं जिससे ये मॉडल्स बना के स्टेट्स की डेवलपमेंट की जा सके, कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट की जा सके। तो जैसे कि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो माल न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, हंगर्स, ये सारी चीजें थी हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ इस तरह की इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव लेती है, कुछ इस तरह की पॉलिसीज बनाती है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन और सोशल वेलफेयर जैसी स्कीम्स को जगह दी जाती है, या इन पे सोचा जाता है कि इन पे काम करने की जरूरत है कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर हर एक कंट्री यही चाहती है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हम जो है एम्पावर हो जाएं, डेवलप हो जाएं, तरक्की की ओर जाए। तो उसके लिए हर एक कंट्री को जो है इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं, कुछ इस तरह की पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं। तो पहले इंडिया के अंदर इस तरह की इंडस्ट्रीज भी नहीं थी, इतना डेवलप भी नहीं था। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि ब्रिटिश ने ऑक्युपाई किया हुआ था, तो बस डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी उनकी चलती थी, कॉलोनियल सिस्टम था, तो इन्होंने भी ऑक्युपाई किया हुआ था। तो
ज्यादा यही चाहते थे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट हो तो वही हमारे लिए काफी है। इंडिया की तरक्की कम चाहते थे, ज्यादा अपनी प्रॉफिट के बारे में सोचते थे। तो गवर्नमेंट ने, जब हमारे लीडर्स थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, तो उसके बाद उन्होंने ये इनिशिएटिव लिए कि हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी कंट्री को तरक्की की ओर ले जाने के लिए। तभी इंडिया जो है आप बहुत तेजी से तरक्की करती हुई कंट्री में से एक है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो फर्स्ट फेज हम देखते हैं 1950 से लेके 1991 तक, 1950 टू 1991 में, जो प्रीडोमिनेंट रोल ऑफ द स्टेट डेवलपमेंट मॉडल ऑफ इंडिया, जिसे जाना जाता है नेहरूवियन और मेलानोबिस मॉडल कहा जाता है। स्टेट ने जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, एक अच्छा रोल प्ले करती है स्टेट्स, क्योंकि जैसे इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन स्टेट, एक यूनियन जो बनी हुई है स्टेट से, अलग अलग स्टेट्स। हम देखते हैं कि सिविल सर्वेंट्स जो है, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को जो है इनकी सिलेक्शन ऑल इंडिया लेवल पे की जाती है और उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में भेजा जाता है। एक डिस्ट्रिक्ट पे एक ये डिप्टी कमिश्नर जिसे हम कहते हैं वो रहते हैं, वो पूरे उस एरिया की ओवरऑल तरक्की के बारे में, और एसएसपी दूसरी तरफ वो बाकी पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के पुलिस वाला सारा सिस्टम देखते हैं, और ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए देखते हैं। मतलब एक ओवरऑल फ्रेमवर्क बना हुआ है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अगर एक टाइप की गवर्नमेंट होगी तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होगी, प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट को चलाना मुश्किल हो जाएगा। एक आदमी अगर कोशिश करेगा कि वहां से मैं सारा कुछ चला पाऊं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इन यूनिट्स को जोड़ के एक यूनियन बनाया गया है, इसी मकसद के लिए कि अच्छे से तरक्की हो पाए हर एरिया में, एजुकेशन में हो, उसके बाद ये हेल्थ का हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए, तो पूरी इन सब चीजों को ये कवर करती है। इसीलिए इस यूनिट्स को अलग अलग बनाया गया है, टेरिटरी का अलग अलग, स्टेट का किसी में क्लाइमेट का अलग सिस्टम है, दूसरी जो है किसी में अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर का सिस्टम अलग है, कहीं पे मौसम सर्द रहता है, कहीं पे गर्म रहता है। तो ये सारे इसी बेस पे गवर्नमेंट ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट को भी डिवाइड किया गया है। तो हम पढ़ रहे थे कि ये जो फर्स्ट फेज आ जाता है 1950 से 1991 में, नेहरूवियन मॉडल से कहा जाता है। तो इसमें कहते हैं स्टेट ने जो है एक अच्छा रोल प्ले किया, एक अच्छा मॉडल्स जो है उसको इम्प्लीमेंट किया और तरक्की की ओर स्टेट नहीं, जब अलग अलग स्टेट अपनी खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अच्छी पॉलिसीज होंगी तो डेवलप होंगी, तो जाहिर सी बात है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके ऊपर कम बर्डन पड़ेगा, तो कंट्री तेजी से तरक्की की ओर जा सकती है। इसीलिए इन सारी स्कीमों को वजूद में लाया जाता है। कहते हैं कि स्पेशली जो है ये मॉडल्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज जो हैं इनकी तरफ ज्यादा कोशिश की गई इनको डेवलप करने के लिए। जो स्टेट्स का की हेल्प रही है इसमें, या स्टेट का जो रोल रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जाना जाता है स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब स्टेट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ किस तरीके से डेवलप किया। आप देखते हैं कि वर्ल्ड के अंदर यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, ये बड़ी बड़ी कंट्रीज, तो मेन इनमें अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज इस तरह की हैं जो स्टेट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फैक्ट्रीज जिसमें हमारी सारी चीजें बनती है, कपड़े हो गए, बाकी खाने पीने की चीजें हो गई, ये सारी इसके अंदर बनती है। आज तो टेक्नोलॉजी भी आ गया है, उससे और चीजें आसान हो गई हैं। तो ये ओवरऑल जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ इन सब स्टेट्स ने, या जो ये मॉडल्स थे, इनका मेन फोकस यही था कि हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रायोरिटी देना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है, तरक्की की ओर अगर हमें जाना है तो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को हमें अडॉप्ट करना होगा। तो इस फेज में कहते हैं, जिसे नेहरूवियन मॉडल भी कहा जाता है, तो इसमें कहते हैं कि स्टेट्स जो है उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया सेंटर की हेल्प की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकंड फेज जो है वो
उसे कहा जाता है इंक्रीज होता है रोल मार्केट्स का और रिलेटिव डिक्लाइन इन दी स्टेट्स। फिर अलग अलग स्कॉलर्स जो है वो अपने हिसाब से क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। कहते हैं कि जो दूसरा फेज आता है 91 से स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। द रिफॉर्म्स जो जानी जाती है जिसे हम एलपीजी मॉडल भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जैसे हमने देखा पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार आती है, सेकंड वर्ल्ड वार आती है, तो इसमें कितनी तबाही होती है, कितनी बर्बादी होती है। तो उसके बाद जो इरा 1945 के बाद जो इरा स्टार्ट होता है उसे कोल्ड वार कहते हैं, जिसमें आर्म्स एंड वेपन का यूज नहीं किया गया बल्कि वार ऑफ वर्ड्स, बातों से एक दूसरे के इस कंट्री ने ये कर दिया, दूसरे ने वो कर दिया, तीसरी ने इस तरीके से किया। वार ऑफ वर्ड्स कहा जाता है जिसे, जिसमें आर्म्स एंड वेपन का यूज नहीं किया गया। जैसे प्रीवियस जो वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड हुई उनमें यूज किया गया था। तो जो ही ये वार 1991 में कोल्ड वार खत्म होती है तो उसके बाद इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन आता है। तो जब इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन आता है, जाहिर सी बात है तब इंडिया इंडिपेंडेंट भी था, तो इसने भी कोशिश किया कि वर्ल्ड के साथ हम लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमें भी जुड़ना चाहिए, जिससे हमारी भी तरक्की होगी। तो ये एक मॉडल लाते हैं जिसे कहा जाता है एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये फेज जो डेवलपमेंट का रिफ्लेक्ट करता है अलग अलग डेवलपमेंट जो है स्टेट की, इंडिया की स्टेट्स के अंदर। जो नेचर था इस डेवलपमेंट लेवल का वो दो तरीके से या दो पार्ट्स में हम इन्हें देख सकते हैं। वन वे जो है वो डेवलपमेंट इन टर्म ऑफ ग्रोथ रेट, और दूसरा जो था वो ह्यूमन डेवलपमेंट, एक ग्रोथ डेवलपमेंट और दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ। ह्यूमन डेवलपमेंट में सारी चीज आएंगी, चाहे एजुकेशन का हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारी चीजें इंसानी तरक्की के लिए, इंसान की डेवलपमेंट के लिए। 1991 के बाद फर्स्ट वाला हमने नेरोविन मॉडल पढ़ा, सेकंड एलपीजी मॉडल जिसमें इन्होंने ग्रोथ रेट पे ज्यादा जोर देते हैं और दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट पे। कहते हैं कि इसमें जो पहला था उसमें जीडीपी एट ऑल इंडिया लेवल एंड एसजीडीपी स्टेट लेवल। जीडीपी जो है वो इंडिया लेवल पे था, एसजीडीपी वो स्टेट लेवल पे था। जो सेकंड वाला है एसजीडीपी, ये प्रायोरिटी देता है ह्यूमन डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपेबिलिटी सच एज, जिस तरीके से हम देखते हैं हेल्थ का हो जाएगा, एजुकेशन, फ्रीडम, इसके साथ साथ अदर इंडिकेटर्स, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन आ जाएगा सेवरल फैक्टर का, जैसे देखना लेवल ऑफ डेवलपमेंट का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद डेवलपमेंट मॉडल जो इंडिया के अंदर था वो वाकया ही जो स्टेट्स थी उन्होंने ऑपरेट किया, उसके अंदर कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस भी आई, सेवरल कंस्ट्रेंट्स जो है, सम ऑफ ग्लोरिंग अमंग दीज आर reconciling pressure or politicization of conflict of interest, populism and electoral calculation, insurgency and riot in several part of the country, lack of resources। जैसे कि कोई भी चीज की अगर शुरुआत होती है तो उसमें उसके मेरिट एंड डीमेरिट्स होते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्राइसिस भी आए, बहुत सारी प्रॉब्लम भी आए। तो इस सारी चैलेंजेस के दौर से इंसर्जेंसी का हो गया, राइट्स वगैरह, ये सारी अलग अलग स्टेट्स के अंदर कुछ स्टेट्स जिन्होंने अपोज किया कि ये चीजें ठीक नहीं है। कुछ कोई भी पॉलिसी आती है तो ये जरूरी नहीं है हर कोई इसको अडॉप्ट कर ले, पॉलिटिक्स के लिए या पॉलिटिकल इंटरेस्ट या पॉलिटिकल माइलेज के लिए उसे पॉलिटिसाइज भी किया जाता है। अलग अलग पार्टीज जो होती हैं, अलग अलग गवर्नमेंट्स जो होती हैं, जैसे दो रूलिंग पार्टी रही है अभी तक इंडिया के अंदर, बीजेपी और कांग्रेस, तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट रहता ही है। खैर ये काफी चैलेंजेस के दौर से गुजरती हैं। उसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट्स जो है
डेवलपमेंट देखेंगे हम इंडिया के अंदर, और डिटेल्स में हम इसको देखेंगे। जो इंडिया के डेवलपमेंट मॉडल है, ये कहते हैं कि पॉवर्टी एंड प्रॉस्पेरिटी एट द सेम टाइम, जहां एक तरफ गुर्बत भी थी और दूसरी तरफ खुशहाली, दोनों चीजों को लेकर इंडिया की डेवलपमेंट साथ साथ चल रही थी। कहते हैं जहां खुशी होती है वहां गमी भी होती है। तो पॉवर्टी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के लिए, इतना डेवलप नहीं था आजादी के बाद। फिर आस्ता आस्ता ये स्कीम्स दूसरी कंट्रीज को देख के कि किस तरीके से जो कंट्री रिच कंट्री थी या डेवलप कंट्री थी पहले से, जिनमें हेल्थ हो गया, एजुकेशन का हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पहले से थी, तो उन कंट्रीज को देख के अभी भी जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अलग अलग कंट्रीज जो है या अलग अलग यूनियन बनाई जाती है, कुछ रीजनल लेवल पे बनाई जाती हैं, कुछ ओवरऑल, जैसे यूएनओ बनाया गया है, इसलिए मेंटेन करने के लिए पीस एंड सिक्योरिटी ओवरऑल दी वर्ल्ड, पूरी कंट्रीज जो है 193 कंट्री जो है इसके अंदर है। तो मेन इनका मकसद यही रहता है कि बाकी वाली कंट्री या लोग या ये जो कंट्रीज हैं ये सुकून से रहें, एक दूसरे के साथ पीस से रहें और डेवलपमेंट के लिए काम करें। और किसी को अगर जरूरत पड़ती है, कंट्री को क्राइसिस आ जाए, तो उनकी हेल्प कर पाए, उनकी वेलफेयरमेंट के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए हेल्प कर पाए। तो जो अलग अलग स्कॉलर हैं, जैसे हम देखते हैं, तो वो अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, या क्या इसमें कमियां रही हैं, किन चीजों को पूरा करना है। तो कुछ एक्सपर्ट्स की सजेशन ली जाती है, जहाँ जो स्कॉलर लोग हैं वो डिटेल में देखते हैं इन सारी चीजों को। हमने ये पॉलिसी अगर बनाई थी तो इसमें कितना बेनिफिट हुआ, किस तरीके से बेनिफिट हुआ, अगर लॉस हुआ तो उसके क्या क्या कारण रहे, ताकि आगे आने वाली जो पॉलिसीज हैं उनमें इन चीजों को ध्यान में रखा जाए। तो ये बताते हैं एक्सपर्ट स्कॉलर्स जो कहते हैं कि डिस्पाइट द चेंजेस which India has been facing, it is because of the democratic institution, federal structure, the constitution that India able to achieve its development goals. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, जो फेडरल सिस्टम या डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने कहते हैं कि इसके अच्छे होने की वजह से, एक बैलेंस होने की वजह से भी इंडिया ने जो है काफी हद तक डेवलपमेंट को, जो डेवलपमेंट गोल था उसको अचीव किया हुआ है। उसके बाद ये कहते हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ रिफॉर्म एजेंडा बाय डिफरेंट सक्सेसिव रिजीम फॉर 1991 हैज enables इंडिया टू अचीव इट्स गोल। कहते हैं कि 1991 के बाद जो इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट आई, उसने कंटिन्यूसली कोशिश किया है डेवलपमेंट की ओर जाने के लिए। इस तरह की पॉलिसीज लाई गई हैं जिसमें डेवलपमेंट की ओर ले जाया जाए स्टेट को। तो 5 ईयर प्लान पहले बनाए जाते थे, अब उसको नीति आयोग में चेंज किया गया है। मेन उनका मतलब यही रहता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन को लेके किस तरीके से हमें डेवलप करना है, और प्रॉपर तरीके से, जैसे पंचायती राज सिस्टम भी हो गया, ग्रास रूट लेवल से लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको, सोसाइटी के अंदर वेलफेयर स्कीम्स की, हेल्थ एंड एजुकेशन को डेवलप करने के लिए इन सारी चीजों को वजूद में लाया गया है। तो कहते हैं कि एक तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फेडरल स्ट्रक्चर है, इसने काफी हेल्प की है डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। दूसरा कहते हैं कि 1991 के बाद जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने हर एक ने यही कोशिश किया है कि हम इतना जल्दी जो है, इतने कैसी पॉलिसीज अच्छी से अच्छी हमें बनाई जाए जिससे हम डेवलप कर पाए अपनी कंट्री को, और इसके साथ जो स्टेट्स जुड़ी हुई है। और उसके बाद एक और एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, राइज ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड कंडीशंस फॉर रिफॉर्म्स। कहते हैं जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों की गवर्नमेंट, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, इसने काफी हद तक मिडिल क्लास लोग जो है, जो
अमीर है ज्यादा, ना ही गरीब है, मिडिल क्लास है, उनको भी इसमें कंट्रीब्यूट करने का मौका दिया है और उन्होंने भी स्टेट्स की तरक्की के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो बिजनेस ओरिएंटेड एलीट्स जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी को राइज किया, स्किल पावर को। देखो यहाँ से सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम सब सोचेंगे कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तभी हम जो है अपना सारा कारोबार चला पाएंगे, तो ऐसा नामुमकिन है। तो कुछ प्राइवेट बिजनेसमैन या इस तरह की कंपनीज जो है इस्टेब्लिश करनी पड़ती हैं जो लोगों को रोजगार की ओर ले जाती हैं, या एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर देखा जाए इंडस्ट्री वगैरह इस तरह की बनाई जाए उसमें जॉब प्रोवाइड की जाए। वही कहते हैं कि जो अच्छे लोग थे, पैसे वाले लोग थे, लीड थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने कोशिश किया है कि ओपन करने की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लोगों के लिए और उनको इनके स्किल को बढ़ाने के लिए, मतलब कुछ इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए या बताया जाए कि इस तरीके से, जैसे पहले खेती के अंदर जो है बैल के जरिए खेती की जाती थी, अब ट्रैक्टर आ गया है, मशीन्स आ गई है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, तो वो काफी दिनों का काम जो है कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों के अंदर मशीन्स वगैरह कर देती है। तो इसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस देना, बताना, ये सारी चीजें इसमें कुछ बिजनेसमैन लोग हैं उन्होंने भी हेल्प किया। तो अगर ये सारी चीजें होंगी तो ये मिलके जाहिर सी बात है कि पॉवर्टी खत्म होगी। एक इंसान जो है अगर जॉब नहीं होगी, उसके पास पैसा नहीं होगा, जाहिर सी बात है वो मजबूर होगा, परेशान होगा, तो फिर वो गलत कामों को की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इस तरह के बिजनेस ओरिएंटेड या बिजनेस माइंड लोग होंगे तो वो कोशिश करेंगे कि कुछ हम भी कंट्रीब्यूट कर पाए अपनी कंट्री में, अपने स्टेट के अंदर, जिससे लोगों की भलाई हो, इनको तो होगी, साथ में इन लोगों की भी भलाई हो। उसके लिए इन्होंने कहते हैं कि कोशिश की है इस तरह के इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी और स्किल पावर लोगों को दिया और उनके स्किल को बढ़ाने की या पहचानने की कोशिश की है। फिर कहते हैं कि ये फैक्टर्स जो इन्होंने कंट्री के अंदर डेवलपमेंट को क्रिएट किया है, पोटेंशियल दिया गया है और इन्वेस्टमेंट एंड कंसिक्वेंटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उससे ग्रोथ हुई है इंडिया की और डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की, वो जैसे हम देखते हैं इंडिया एज ए सिंगुलर नेशन स्टेट यूनिट, तो दे टेंड टू इग्नोर द रीजनल सब नेशनल लेवल ऑफ डाइवर्सिटी दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज डेवलपमेंट सक्सेस स्टोरीज। कहते हैं कि रीजनल लेवल के बैरियर को हटा के काम किया गया है। इंडिया की डाइवर्सिटी ने जो है एक साथ होकर कंट्रीब्यूट किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन स्टेट और पूरे कंट्री इंडिया की डेवलपमेंट। कहते हैं कि वाकई हिंदुस्तानी डेवलपमेंट जो है, जो प्रेजेंट एग्रीगेट करती है पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्टेट के अंदर, ये कंसिडरेशन, ये गौर करने की जरूरत है कि ये पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट जो अलग अलग स्टेट का है वो उसने हेल्प की है कि किस तरीके से जो स्टेट्स को बेटर करना है उनकी डेवलपमेंट के लिए और किस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है या डेवलपमेंट मॉडल इख्तियार करने हैं। जैसे कि हमने देखा नेहरूवियन मॉडल या फिर 5 ईयर प्लान्स जो थे 1950 से लेके अंदर 1991 का जो ईरा देखा, इसके अंदर इस तरीके से डेवलपमेंट के लिए प्लान बनाए जाते हैं और स्टेट्स जो है वो किस तरीके से अलग अलग मॉडल अपनाती है और अलग अलग स्टेट्स का मॉडल भी अलग अलग है। कोई एग्रीकल्चर में अच्छा परफॉर्म करती है, कोई एजुकेशन में करती है, कोई ह्यूमन डेवलपमेंट में करती है। तो इसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट जो है सब नेशनल लेवल पे और इसके इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या है। जिला कौमी सतह पर तरक्की, मसाइल और चैलेंजेस इसके क्या क्या है। जो नेहरूवियन मॉडल्स हम देखते हैं डेवलपमेंट का,
इनके अंदर स्टेट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। स्टेट ने जो है बहुत बड़ी हेल्प की है इसको डेवलप करने के लिए। और उसके बाद इस मॉडल को कहा जाता है ऑल इंडिया लेवल मॉडल। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, डेवलपमेंट देखी जा सकती है दो लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल और दूसरा स्टेट, जो अलग अलग स्टेट करती हैं अपने एरिया के अंदर, जो स्टेट में डिवाइड किया गया, अलग अलग स्टेट से उन्हें डिवाइड किया गया है। डेवलपमेंट जो स्टेट के अंदर है उन्हें कहा जाता है सब नेशनल डेवलपमेंट। और उसके अलावा कहते हैं कि इसमें भी अलग अलग स्टेट का अपना अपना पैटर्न है, यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है। अलग अलग स्टेट ने अपने हिसाब से किए अपना अपने डेवलपमेंट के मॉडल या पॉलिसीज अपने हिसाब से बनाई है। जो अलग अलग स्टेट के इश्यूज और चैलेंजेस भी जो है वो भी अलग अलग हैं, सिमिलर नहीं है, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। कहते हैं कि यहाँ पे जो हम देखते हैं रीजनल इनइक्वालिटी स्टेट के अंदर या स्टेट के दरमियान, इंडियन स्टेट्स के दरमियान, जबकि यहाँ देयर आर डेवलप्ड स्टेट सच एज, कुछ हमारे पास यहाँ डेवलप्ड स्टेट्स हैं जिनका हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से वो स्टेट तरक्की की ओर जाती है और किस किस एरिया में उन्होंने तरक्की की है और क्या क्या चैलेंजेस या क्या क्या प्रॉब्लम उन्हें देखने को मिली है। जैसे कि यहाँ हमारे पास महाराष्ट्र आ जाएगा, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा, ये स्टेट्स जो है एड्रेस की गई थे। एक्रोनियम है, बीमारू स्टेट इन्हें कहा जाता है। सिक स्टेट, सिक मतलब बीमार स्टेट्स जो है ये यूज किया गया है। BI से बिहार हो जाएगा, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से उत्तर प्रदेश। कहते हैं द लेटर स्टूड फॉर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। द अनइवन डेवलपमेंट रिजल्ट इन ए ग्रोइंग resettlement in some areas against such structural inequalities। कहते हैं कि प्रॉब्लम ये भी थी इन स्टेट्स के अंदर, एरिया काफी बड़ा था, पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, तो ये एक परेशानी भी रही है इन स्टेट के लिए। जैसे यूपी बिहार अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से अभी भी एक बहुत बड़ा बर्डन है। जरूरत है इन स्टेट को मोर स्टेट में डिवाइड करने की, जिससे आसानी से गवर्नमेंट जो है वहां पे पॉलिसीज इस तरह की बनाई जा सके जो इजीली एक्सेसिबल हो, लोगों तक पहुंच पाए। क्योंकि एक बड़े एरिया में, बड़ी स्टेट में तरक्की जो है वो उन लोगों तक पहुंचना या सब लोगों तक थोड़ा मुश्किल हो जाती है। इसलिए एक छोटी स्टेट्स जो है या अगर पार्ट में होगी, डिवाइड की जाएगी तो शायद बेहतर तरक्की हो पाएगी। तो इसको कहते हैं कि एक ये भी इसकी बड़ी वजह रही है, जो इसका लार्ज एरिया है वो भी एक इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है, इसीलिए इन्हें बीमारू स्टेट का नाम दिया गया है। और इनइक्वालिटीज इनके साथ हुई है, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सारी चीजें मतलब अगर देखा जाए इकोनॉमिकली काफी वीक हैं ये स्टेट्स, पहले थी और बाद में इनसे अलग स्टेट की गई हैं, आगे हम देखेंगे। तो सबसे बड़ी वजह इनकी यही रही है, यही ड्रॉबैक इनका रहा है। कहते हैं कि इसने डिस्क्रिमिनेशन इसी वजह से, फिर इनइक्वालिटीज या स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज की वजह से डिस्क्रिमिनेशन जो है लेस डेवलप हुए हैं ये एरियाज। और सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो है इसने बैकवर्ड रीजन में डिमांड की क्रिएट करने की सेपरेट स्टेट फॉर देम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो जब इन स्टेट्स के अंदर डिमांड की गई कि ये कुछ रीजनली बैकवर्ड एरियाज हैं, यहाँ के लोग बैकवर्ड हैं, इन्हें एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन, हर तरीके से इनकी कोशिश की जाए डेवलप करने की, और स्टेट को जो है रीफ्रेम किया जाए, दोबारा से रिकंस्टिट्यूट किया जाए, दोबारा से इन्हें बनाया जाए, इनसे कुछ जो है एरिया वो अलग करके दूसरी स्टेट बनाई जाए, क्योंकि यहाँ प्रॉपर तरीके से
तरक्की नहीं हो रही है, इनइक्वालिटी हो रही है एज कंपेयर टू अदर स्टेट ऑफ इंडिया वेयर द स्टेट आर रैपिडली ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। जहाँ दूसरी स्टेट जो है वो पंजाब को देखो एग्रीकल्चर में कितना आगे है, उसके बाद केरला को अगर हम देखेंगे तो एजुकेशन के मामले में काफी हद तक वो स्टेट आगे है। तो इनका रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा, डिमांड की गई कि इन स्टेट को अलग किया जाए। तो अभी की जो हमारे पास एक एग्जांपल है, तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश के साथ ही काफी बड़ी स्टेट थी, तो इसको अलग किया गया इसीलिए ताकि डेवलपमेंट हो पाए, तरक्की की ओर जाए, इसको अलग किया जाए। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओटा, बिहार एंड मध्य प्रदेश रिस्पेक्टिवली। फिर उत्तराखंड को जो है यूपी से अलग किया जाता है। अभी भी यूपी के अंदर जो है डिमांड की जाती है एक दो स्टेट और बनाई जाए, अभी भी काफी बड़ा एरिया है। तो हर तरीके से अगर देखा जाए तो अभी भी कोशिश की जा रही है कि इसको 2 या 3 स्टेट में डिवाइड किया जाए, ताकि ये और पॉपुलेशन जो हो रही है, पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, पॉवर्टी है, उसके बाद और बहुत सारे इश्यूज, चैलेंजेस, क्राइम रेट काफी बढ़ रहा है। लोगों को जब प्रॉपर तरीके से खाना पीना जॉब नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है उन्होंने कोई ना कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना है। इसलिए जो अच्छी डेवलप्ड स्टेट्स हैं जैसे कि यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया की बात की, सुपर पावर कंट्रीज भी हैं ये, तो इनमें यही नौकरी, पढ़ाई, इन सारी चीजों का अच्छी सहूलत दी जाती है। और वेलफेयर स्टेट है, स्टेट जो है वो कोशिश करती है इन लोगों की हेल्प की जाए, तो तभी वो स्टेट दिन ब दिन बढ़ रही है। और ये इस तरह के इंडिया के अंदर जो हम चैलेंजेस देख रहे हैं, कास्ट के नाम पे, रीजन के नाम पे, रीजन के नाम पे, तो ये इस तरह के इश्यूज और चैलेंजेस जो हैं कम है, इसीलिए वो कंट्री बहुत तेजी से तरक्की की ओर बढ़ रही है। इंडिया को भी जरूरत है कि इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाए, जिससे इंडिया तरक्की की ओर जाएगा, अच्छी एजुकेशन होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, उसके बाद हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा। ये इंसान की बेसिक नीड्स होती है जो इंसान को मिलना जरूरी होती है, और उसी की बुनियाद पे इंसान तरक्की करता है। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है 1991 में उन्होंने जो है दी है, the states in India to play a relative less constrained role than earlier in their initial development agenda। जो पहले का हमने पढ़ा था 1950 से लेके, कहते हैं कि इस दौरान इंडिया ने काफी तरक्की की, क्योंकि इनिशियल स्टेज था, ये सारी चीजों को नए तरीके से करना था, नई शुरुआत थी। तो इसमें एज कंपेयर टू अर्लियर कहते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं एलपीजी मॉडल आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन। और उसके बाद 1995 में देखते हैं हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO आता है, जिसका मतलब ये हुआ कि पूरी स्टेट्स जो है, पूरी कंट्रीज, पॉलिटिकल में हम स्टेट कंट्रीज को कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो किस तरीके से ओवरऑल जो सिस्टम है उसके साथ जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ तिजारत कर पाएंगे, एक दूसरी कंट्री में जा पाएंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे, उससे ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का सिस्टम होगा, चीजें लेने देने का एक दूसरी कंट्री के से, जैसे हम भी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी करते हैं, बाहर से लेते भी हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि दे हाउएवर दे हैव टू डू सो विद द परमिशन कंकरेंस ऑफ द सेंटर्स। ये लॉरेंस सीज इन हिज बुक फेडरलिज्म, ये एक बुक लिखते हैं विदाउट सेंटर, द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया 2002 में। ये कहते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल कंपटीशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड इन इंडियन स्टेट हैज बीन ट्रांसफॉर्म इनटू इंटर जुरिस्डिक्शनल कॉर्पोरेशंस बिटवीन स्टेट्स। इंटर गवर्नमेंट एक स्टेट की गवर्नमेंट दूसरे स्टेट, जैसे कोई रिवर्स आ जाएगा या कोई और इस तरह के प्रोजेक्ट आ जाएंगे, इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, उसमें एक दूसरी स्टेट के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह, कुछ डेवलपमेंट पॉलिसी साइन करते हैं और उस पर काम करते हैं। तो कहते हैं
ये बताते हैं कि किस तरीके से ये हेल्प करती हैं इन चीजों को डेवलप करने में, एक दूसरी स्टेट के इंटर गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरीके से बनाते हैं। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रमोटेड स्टेट टू यूज हिज अपॉर्चुनिटी एंड इनवाइट प्राइवेट फर्म नेशनल एंड ग्लोबल टू इन्वेस्ट इन देयर स्टेट। कहते हैं कि अलग अलग फिर स्टेट्स जो है किस तरीके से इनवाइट करती हैं बाहर से कंपनीज को, वो आके, जैसे बाहर की कंट्री अभी भी हमारे दिल्ली में देखेंगे, नोएडा में इस तरफ, उसके बाद मुंबई में बाहर की स्टेट की कंपनी आती है और यहाँ के लोगों को भी उन कंपनी में काम करने का मौका मिलता है, तो उससे डेवलपमेंट की तरफ हम लोग जाते हैं और नया जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ हम लोग जुड़ते हैं। जैसे पहले रोड वगैरह ये सारी चीजें जो बनाई जाती थी बहुत टाइम लग जाता था, इसे आजकल इस तरह की मशीनें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि बहुत जल्दी से वो सारे काम किए जा सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज में जो है वो ये स्टेट्स जो है अलग अलग कंट्रीज को इनवाइट करती हैं कि वो आके यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ अपनी कंट्री जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप करें, जिससे इंडिया की भी डेवलपमेंट होगी, स्टेट की भी, और उन लोगों को भी बेनिफिट होगा। कहते हैं कि बिफोर दिस रिफॉर्म इंडस्ट्रियलाइजेशन इन स्टेट वाज contingents upon the union government's financial support and the relation between the union and the state government। फंड्स वगैरह जो है, जैसे हमने देखा था फाइनेंशियल रिलेशन, इंडिया का जो 7th शेड्यूल आ जाता है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल किस तरीके से स्टेट्स जो है अपने खुद का फंड्स यूज करके, जो स्टेट्स का होता है, या सेंटर से रिक्वेस्ट करके, और इस तरह के रिफॉर्म, इस तरह की चेंजिंग लाने के लिए परमिट करती है दूसरी कंट्रीज को कि यहाँ पे आके आप अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह को एस्टेब्लिश कीजिए, जिससे आपका भी बेनिफिट होगा और हमारा भी बेनिफिट होगा। उसके बाद देखते हैं हम कि विद द रिफॉर्म्स कमिंग इनटू प्लेस, अलग अलग जो गवर्नमेंट्स थी स्टेट्स की, उन्होंने एक्सरसाइज करने की कोशिश की, अटानमी को इनवाइट किया गया, प्राइवेट्स लोगों को भी और इनकरेज किया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन को। स्टेट जैसे कि गुजरात के अंदर हम देखते हैं, तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया रिफॉर्म्स करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए रिफॉर्म्स को। ये स्टेट्स हैं जिन्होंने पहले अडॉप्ट किया इन चीजों को, इंडस्ट्रीज को अपने स्टेट्स के अंदर। The state especially rule non-Congress government were proactive in this। कहते हैं कि जो जिनमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पहले, अगर हम देखेंगे इंडिया के अंदर, तो कांग्रेस ने काफी देर तक इंडिया के अंदर रूल किया। उसके बाद जो स्टेट के लोग थे, अलग अलग स्टेट के, उन्होंने वहां रीजनल पार्टी जो वजूद में आई, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया और डिक्लाइन स्टार्ट हो गया कांग्रेस का। तो कहते हैं कि जिनमें नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने पहले से ही ये इस चीज की तैयारी की हुई थी और पहले से ही अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो इस तरह की पॉलिसीज को, इंडस्ट्रीज को जगह देने की पहले से वो उन्होंने मन बनाया हुआ था। कहते हैं कि वो चाहते थे रिड्यूस करना अपना जो फाइनेंशियल एंड ये बर्डन था उसको, और फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो फंड्स वगैरह लेते थे सेंटर से, तो वो चाहते थे कि खुद ही हम अपने पे ही डिपेंड होकर और कोशिश करें हमें इतना टैक्स रेवेन्यू वगैरह आ जाए जिससे हम खुद ही अपनी स्टेट को डेवलप कर पाए, बल्कि सेंटर की हेल्प के बगैर ही कोशिश करें कि हम खुद ही अपनी स्टेट्स को, अब देखो स्टेट्स को जरूरत पड़ती है सेंटर से फंड लेने की। अगर किसी स्टेट की इकोनॉमिक अच्छी होगी, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन अच्छा होगा, पॉलिसीज अच्छी होगी, जाहिर सी बात है कि वो दूसरी स्टेट पे या सेंटर पे थोड़ा कम डिपेंडेंट रहेगा। यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, आंध्र प्रदेश चंद सीएम्स जो थे कुछ, जिन्होंने एक अच्छा रोल प्ले किया है डेवलपमेंट के अंदर, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट के अंदर। कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में जैसे चंद्रा बाबू नायडू,
चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, प्रमोट किया आईटी सेक्टर को, सारी सिटीज के अंदर आईटी सेक्टर को इन एंड अराउंड द सिटी ऑफ हैदराबाद। उसके बाद आईटी सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उसको इन्होंने कोशिश की, जगह दी और बहुत अच्छा काम किया, जिससे आगे चल के कंट्री की, स्टेट की तरक्की तो हुई हुई, कंट्री की तरक्की के लिए अच्छा रास्ता बना। जयललिता जो है चीफ मिनिस्टर थी तमिलनाडु की, इन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है प्रमोट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट को नियर चेन्नई में। उसके बाद गुजरात में अगर देखें, नरेंद्र मोदी जो थे, इन्होंने काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ काफी कोशिश की है और एक अच्छा रोल प्ले किया है। इन्होंने कोशिश की है प्राइवेट सेक्टर्स का जो है उनको बढ़ावा देने की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। उसके अलावा भी ये स्टेट्स जो अगर हम देखेंगे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ने भी हिस्सा लिया है अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरक्की के लिए, अडॉप्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज को। ये स्टेट्स जो है इन्होंने डेवलप किया है अपना इंडस्ट्रियल प्लान और पॉलिसी को, पॉलिसी जो इनवाइट किया है इंडिया को इन ग्लोबल इन्वेस्टर को इस्टेब्लिश करने के लिए। इंडस्ट्रीज बाहर के लोग जो है जब आके यहाँ इंडस्ट्रीज वगैरह को इस्टेब्लिश करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है उससे ओवरऑल कंट्री की डेवलपमेंट होगी। और ये स्टेट इन्होंने एक अच्छा प्रोग्रेस किया है, एक अच्छा रोल प्ले किया है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में। उसके बाद हम देखते हैं कि ये स्टेट्स इन्होंने कोशिश की है, अपने जो प्लान थे और पॉलिसीज थे, इनवाइट किया गया है बाहर से इन्वेस्टर्स को इस्टेब्लिश करने के लिए इंडस्ट्री। और उसके अलावा कुछ स्टेट्स जो है वो एक हब बनी है, मतलब एक काफी तादाद में उनके अंदर जो न्यू एक्सपेरिमेंट्स, जैसे हम देखेंगे एग्रीकल्चर वगैरह इसके अंदर। फिर पंजाब ने प्रमोट किया एग्रीकल्चर को, मॉडर्नाइजेशन विद इंडिविजुअल फार्मर स्पेसिफिक इंसेंटिव्स, कुछ इस तरह की मशीनें वगैरह जो है वो लाई गई और फार्मर्स किस तरीके से उन्होंने इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जिससे काफी कम समय में ज्यादा काम हो जाए या अच्छे से अच्छी फसल को ग्रो कर पाए। क्योंकि इंडिया के अंदर वीट और राइस का अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पंजाब का, इसीलिए इस एरिया पे काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है सेंटर को, क्योंकि इससे इंडिया की इकोनॉमी का पूरा डिपेंड पंजाब पे है। उसके बाद अगर देखते हैं कि इंडियन स्टेट जैसे केरला ने फोकस किया है एजुकेशन में, अच्छी एजुकेशन है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पे स्पेशली जो है। और उसके बाद स्किल डेवलपमेंट किया है एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट में भी। ये रिफॉर्म्स इन्होंने कुछ इंसेंटिव दिए प्राइवेट सेक्टर को कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट के साथ सेटअप करना इस तरह के इकोनॉमिक जोन। फिर एक्विजिशन ऑफ लैंड बिकम नेसेसरी फॉर सेटिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया। फिर यहीं इंडस्ट्रीज बनानी है अगर आपको, तो उसके लिए आपको स्पेस की जगह की जरूरत पड़ेगी। जब इंडस्ट्रीज बनेगी जाहिर सी बात है कि खेती बाड़ी फार्मर्स के लिए थोड़ी दिक्कत आएगी। तो जब इंडस्ट्रीज वगैरह बढ़ना शुरू होगी तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी आता है कि इंडस्ट्रीज वगैरह को अगर आप ज्यादा इंडस्ट्रीज ओपन करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर एग्रीकल्चर लैंड वगैरह जो होंगी वो कम हो जाएंगी। और इस पे बहुत बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। यहाँ सेवरल इंस्टेंसेस थे प्रोटेस्ट किए गए फर्स्ट डिकेड ऑफ दिस सेंचुरी में अगेंस्ट लैंड एक्वाजिशन इन इंडिया, जैसे कि वायलेंस होते हैं कुछ यहाँ पे नंदीगांव एंड सिंगूर वेस्ट बंगाल में। उसके बाद भाटा पारासूल्स इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश अगेंस्ट द लैंड एक्वाजिशन, दिस ड्रिल द डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट इन दीज स्टेट्स। तो फिर किस तरीके से ये लोग चैलेंज करते हैं इन सारी चीजों को जब इंडस्ट्रीज को लॉन्च किया जा रहा है। देखिए हमें ज़रूरत है, बेसिक ज़रूरत है, जैसे रोड वगैरह ये सारी चीज़ें, रेल हो गई, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है
कि एकदम जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको खत्म किया जाएगा, लोगों को घर से बेघर किया जाएगा। इन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए फिर ये सारी चीजें, अगर लोग ही नहीं रहेंगे, ये चीजें ही नहीं रहेंगी, तो फिर डेवलपमेंट या ये सारी चीजें किस काम की। इसलिए जब ज्यादा ही इस चीज पे जोर दिया गया तो फिर कुछ क्रिटिसिज्म आता है लैंड एक्वाजिशन पे, इंडस्ट्रीज वगैरह को स्टेब्लिश किया जा रहा है, तो इन चीजों को ध्यान में रखा जाए। और कभी कभी होता ही है कि फोर्सफुली भी स्टेट की गवर्नमेंट या सेंटर की कभी कभी इस तरह की कुछ इनिशिएटिव लेती है जिससे लोग जो खुश नहीं होते हैं और उन्हें प्रोटेस्ट और वायलेंस की ओर जाना पड़ता है। तो क्या है यहाँ पे अब हम देखेंगे इसमें कि इंडिविजुअल स्टेट्स जो हैं उनके डेवलपमेंट मॉडल हम यहाँ कैटेगराइज कर सकते हैं स्टेट को डेवलपमेंट बेस पे। जैसे डेवलपमेंट मॉडल्स, फीचर्स ऑफ द डेवलपमेंट मॉडल इन स्टेट कैन बी आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू रोल प्ले बाय द लीडरशिप पार्टीज ruling the state's priority of policy, development of infrastructure such as road, education and health infrastructure, poverty alleviations program and other social welfare measures, and status of human right etc. यहाँ मेन कहने का मकसद ये हुआ कि पावर में आने के लिए, जैसे इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्रीज, पीपल have the right to contest election and then they are able to rule over the state. उनके पास ही हक है इलेक्शन कंटेस्ट करना और उसके बाद पावर में आना। लेकिन कहते हैं कि अच्छा लीडर, अच्छी पॉलिसीज स्टेट की वो मैटर करती हैं इन सब चीजों को, जैसे पॉवर्टी एलिवेशंस, हेल्थ, बेटर हेल्थ एंड एजुकेशन। इसके लिए एक अच्छी गवर्नमेंट होना जरूरी है। इसलिए लोग जो है कोशिश करते हैं कि हम उन लोगों को वोट दें, उन लोगों को कोशिश करें पावर में आए जो इन सब चीजों पे ध्यान दें ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो कहते हैं कि ये तरक्की या मॉडल्स डिपेंड करते हैं कि वहां के रूलर कैसा था, पार्टी रूलिंग कौन सी थी और किस तरीके की उसने पॉलिसी बनाई फॉर एजुकेशन, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एंड अदर सोशल वेलफेयर मेजर्स एंड स्टेटस ऑफ ह्यूमन राइट। मोस्टली जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने यूज किया रेट ऑफ ग्रोथ इन स्टेट टू मैच द लेवल ऑफ इट्स डेवलपमेंट। इन चीजों को देख के डेवलपमेंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। हेल्थ के सेक्टर में हम देखते हैं, एजुकेशन के सेक्टर में हम देखते हैं पॉवर्टी एलिवेशन, किस तरीके से पॉवर्टी को कम करते हैं और किस तरीके से वेलफेयर स्कीम्स जो है या पॉलिसीज बनाई जाती हैं यहाँ के लोगों को प्रॉपर तरीके से ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद कुछ स्कॉलर्स जो हैं वो देखते हैं डोंट सी ग्रोथ इन आइसोलेशन फ्रॉम सोशल वेलफेयर, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज, ह्यूमन डेवलपमेंट। द स्टेट सच एज केरला, गुजरात, पंजाब, गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र हैव शोन हाई इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट। कहते हैं ये स्टेट्स जो है केरला, गुजरात, पंजाब, गोवा, कर्नाटका, इन्होंने अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक अच्छा रोल प्ले किया है और एक अच्छी ग्रोथ दी है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट को और इकोनॉमिक को। फिर बीमारू स्टेट की हम बात करते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश स्टेट्स की। तो इसमें अलॉन्ग विद उड़ीसा एंड उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो विच वर पार्ट ऑफ बीमारू स्टेट, बिहार एंड मध्य प्रदेश कंटिन्यू टू ग्रिपल्स विद द डेवलपमेंट क्राइसिस। यहाँ डेवलपमेंट के क्राइसिस रहे हैं, काफी चैलेंजेस रहे हैं, इसीलिए अभी भी जो है काफी मुश्किलात के दौर से ये स्टेट गुजरती है। अतुल कोहली एक इंडियन ऑथर है, सुब्रता मित्रा है, इन्होंने फोकस किया है गवर्नेंस क्वेश्चन, हुकूमत किस तरह की है हिंदुस्तान की कुछ स्टेट पे के ऊपर फोकस किया है मेन इन्होंने। अतुल कोहली ने जो एक बुक लिखी है पॉवर्टी अमिड पेलेंटी इन न्यू इंडिया 2012 में लिखते हैं। तो ये कहते हैं कि जो पैट्रोनेज है, मतलब जो गवर्नमेंट्स है, जो रूलर है, वो हमेशा
कोशिश यही करता है मेरे नियर बाई के ही जो लोग हैं उन्हें जॉब दी जाए, उन्हें तरक्की के लिए उनके ही हर तरीके की फैसिलिटीज के लिए, चाहे पॉलिटिक्स में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, हर तरीके से उन्हें उनकी फैसिलिटी के लिए काम किया जाए। तो उससे काफी हद तक नुकसान हुआ बिहार एंड उत्तर प्रदेश में। किसके लिए? पॉवर्टी के लिए। पॉवर्टी जो बढ़ रही है, रीजन फॉर देयर पोर गवर्नेंस। पूर्ण प्रॉपर तरीके से जैसे कानून बनाया जाता है उसे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना सबसे बड़ी बात होती है। तो कहते हैं कि सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम यूपी बिहार में हुई है तो वो पेट्रोनेज बेस। किस तरीके से जो पॉलिटिशियन थे, जो रूलर थे, उन्होंने कोशिश की है कि अपने ही लोगों को पॉलिटिक्स में, ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह उन्हीं को जगह दी जाए। तो उससे अगर आप देखोगे कि एक ही सेक्टर को अमीर लोग हैं, वही अमीर जो कार्ल मार्क्स ने जैसे कहा था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, दे आर बिकमिंग रिच डे बाय डे एंड पोर बिकमिंग पोरर डे बाय डे। अमीर जो है वो हमेशा अमीर होता जा रहा है और गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। उसकी रीजन ये थी, जो इकोनॉमिक क्लास लोग, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे, वो दूसरे लोगों को उनका हक नहीं देते थे और चाहते नहीं थे कि वो लोग भी डेवलपमेंट की तरफ आए और वो भी तरक्की करें, रोजगार ले। तो कहते हैं कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। अब्दुल कोहली ये बताते हैं कि यही वो ये अपनी बुक लिखते हैं, पॉवर्टी अमिड पेलेंटी इन न्यू इंडिया, 2012 में अपनी बुक लिखते हैं ये। उसके बाद हम देखेंगे पंजाब मॉडल जो है, पंजाब मॉडल्स जो showcases development pattern in state or region in India where agriculture is a major contributor to growth and development। जैसे कि हमने पहले भी बात की, बहुत बड़ा रोल है इनका एग्रीकल्चर के अंदर। और पंजाब जो है अलॉन्ग विद अदर रीजन जैसे हरियाणा हो गया, वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश का, क्रेडिट विद मेकिंग इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्रीज। बहुत हद तक, मतलब बहुत बड़ी तादाद में ये कोशिश की है इसने, ये करता है अभी भी इसके अंदर। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरी कंट्री में फूड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। फूड क्राइसिस जो है वाज कंपाउंडेड बाय वार विद चाइना एंड मॉनसून फेलियर हुआ था, या चाइना के साथ वार हुई थी, तो तब फूड की क्राइसिस इंडिया के अंदर। द फूड शॉर्टेज कुड बी मीट एंड इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जाए, जिसका मेन मकसद ये था कि किस तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से अच्छी पॉलिसी बना जाए। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब द यूज ऑफ हाई variety of seeds, chemicals and fertilizers and use of machinery in agriculture in certain region of the country। किस तरीके से, मेन इसका मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का यही था, किस तरीके से ज्यादा बेहतरीन सीड्स वगैरह बीज प्रोवाइड किए जाए जिससे फसल वगैरह हो, केमिकल्स इसमें किस तरीके से यूज किया जाए, फर्टिलाइजर्स, और उसके बाद मशीनरी का यूज एग्रीकल्चर के अंदर जिससे ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे पाए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है केरला का मॉडल। इन्होंने, जैसे हमने पहले भी बात की है, कि एजुकेशन के सेक्टर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट में काफी हद तक वेलफेयर स्कीम्स जो है इन्होंने, और काफी अच्छे एक सक्सेसफुल स्टेट इंडिया की अगर देखा जाए, स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में। गुजरात मॉडल जो है इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को काफी हद तक प्रमोट किया, जैसे पहले हमने पढ़ा ड्यूरिंग मोदी रिजीम जो है, अभी भी वहां पे जो गवर्नमेंट है वो काफी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही है, काफी तरक्की की ओर जा रही है। उसके बाद हमारे पास तमिलनाडु का आ जाता है। इसने भी जो 2 स्ट्रेटजीज अडॉप्ट किए, वन हैंड फोकस किया है डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर में, और दूसरा इसने फोकस किया है पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, पॉवर्टी को कम करने के लिए। फिर उसके बाद अलग अलग स्टेट्स के जो है अलग अलग मॉडल, जैसे वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी है अभी, तो काफी हद तक इन्होंने भी कंट्रीज को, अपनी स्टेट्स को जो है डेवलपमेंट करने की कोशिश की है। तो आज यही था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने देखा किस तरीके से इंडिया जो है, इंडियन स्टेट्स जो है, उन्होंने डेवलपमेंट मॉडल, डेवलपमेंट की पॉलिसीज बनाई है, जिससे कोशिश की हुई है
की गई है कि इंडिया को किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, इन सारी चीजें चैलेंजेस से निकल के किस तरीके से कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ ले जाया जाए। शुक्रिया, यही था आज का हमारा।